तो नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजी नेट जुलाई परीक्षा 2016 का तृतीय प्रश्न पत्र। इससे पहले 2006 से लेके जून 2016 तक की हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक हैं? तो ये कहा था WT ब्लूहा के द्वारा कहा गया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। किसी भी राज्य के राजनीतिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार उसके राजनीतिक सिद्धांतों में अंतर्निहित होता है, मूलतः जिसका स्वरूप अमूर्त होता है। इस संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति विचारक WT ब्लूम का प्रसिद्ध कथन है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। यहाँ ब्लूहा है, WT ब्लूम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मरीचिका के रूप में खारिज किया था? तो फ्रेडरिक हेग के द्वारा इसको खारिज किया गया था। इसे देख लेते हैं। हेग के अनुसार रॉल्स के समानता पर अत्यधिक बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता पर बलिदान कर दिया है। उसने अधिक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हीनतम व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करने को विवश करने की स्थिति का विरोध किया। रॉल्स का तथाकथित वार्ताकार तनिक भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए हेग ने रॉल्स के सामाजिक न्याय को मृग मरीचिका कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभियोजन के सिद्धांत से संबंध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पेरेटो और मोस्का जो है अभियोजन सिद्धांत से संबंधित हैं। इसे देख लेते हैं। यूरोपीय विचारक पेरेटो और मोस्का राजनीतिक अभियोजन के सिद्धांत से संबंध है। पेरेटो ने अपनी रचना द माइंड ऑफ सोसाइटी 1916 में सर्कुलेशन ऑफ एलिट का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा मोस्का ने अपनी कृति द रूलिंग क्लास 1896 में उपविशिष्ट वर्ग की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। दार्शनिक और विचारक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। मैकियावेली का संबंध जो है नैतिक उदासीनता से संबंधित हो जाएगा। हॉब्स का आत्म परीक्षण की वृत्ति से हो जाएगा। और लॉक की बात करेंगे तो लॉक का जो है संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार जो है लॉक के द्वारा दिया गया था। और रूसो की बात करें तर्क के प्रति विद्रोह, यानी इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ। जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा MK गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसको। अभिकथन और कारण बताए गए हैं। विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार ज्ञान धारणा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। प्लेटो ने नॉलेज और ओपिनियन में अंतर करता है। उसके अनुसार परसेप्शन धारणा एक प्रकार का ओपिनियन है, जबकि आइडिया ऑफ आइडियाज या आइडिया ऑफ गुड को वह ज्ञान मानता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका कथन है अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये कहा था सेवाइन के HG सेवाइन के द्वारा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। HG सेवाइन की जो बुक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में लिखी गई थी। इसी में बुक के माध्यम से उन्होंने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल डी जो है संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। ये नहीं है दिया है, जबकि उन्होंने कहा था है। तो ये क्या है, इसमें सही नहीं है। बाकी तीनों राज्यों को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सरकार के पास स्वविवेकी अधिकार होना चाहिए और यह एक सहनशील राज्य है। ये तीनों कहा गया था उनके द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें देख लीजिए CB मैकफेर्सन ने अपनी कृति द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत लिखा है कि लॉक संपत्ति के अधिकार को नैतिक अधिकार मानता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है की बात कर रहा है। आप नहीं वाले क्वेश्चन को आराम से देखिएगा क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, रूसो ने अपनी प्रसिद्ध रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बताता है कि सामान्य इच्छा एक समूह की सोच होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। JS मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 10th क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर भी केवल डी, आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। ये सही नहीं है। बाकी तीनों आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता है। ठीक है, तो मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं। सुकवाह फलन फेलिसिफिक कैलकुलस असंगत है। JS मिल ने अपनी पुस्तक ठीक है यूटिलिटेरिज्म
1863 में बेंथम की उपयुक्ततावादी अवधारणा का खंडन करते हुए बताया कि आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं मापा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण दिया गया है। मैजिनी और अरबिंदो ने विचारों में अत्यधिक समानता थी। दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग किया नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है 40, यानी 40। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधानों से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है। डी हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सभी नई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी डी है। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया था। केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया था, ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि उन्होंने सभी को स्वीकार किया था। नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनर्जीवन से संबंधित है, ये राइट हो जाएगा। ब्रिटेन में नव दक्षिणापंथी राजनीतिक दलों ने नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे और शास्त्रीय उदारवाद का पुनर्जीवन 1970 के दशक में विश्व संधि के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के सही क्रम की पहचान करने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले नृविज्ञान की बात करेंगे, फिर समाजशास्त्र, उसके बाद मनोविज्ञान और अंत में राजनीति विज्ञान आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यह पारदेशी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, यानी सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन समूह और दबाव समूह के बीच कोई भेद नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और बी। जीन ब्लॉन्डेल और माइनर विनर जो है इन दोनों में भेद नहीं करते हैं, दबाव समूह और समूह के बीच। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर केवल सी जो है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट भी तो होता है, ये समान विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी औषधि शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, ये नहीं है। औषधि शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, एक जगह राज्यों के पास होती है, एक जगह केंद्र के पास होती है, इसीलिए समान नहीं है। राष्ट्रपति का पॉकेट बिटू दोनों जगह सेम है। उच्च सदन में कुल मनोनीत सदस्य होते हैं, हमारे वहाँ उच्च सदन में सभी मनोनीत सदस्य नहीं होते, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयता को इंगित करता है। आप इसे देख सकते हैं, एकल संक्रमण मत प्रणाली के माध्यम से मतदाता के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयता को इंगित करना आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सरकार की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है, तो इसका पहला हो जाएगा ए और बी, सी सही है, डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। राष्ट्रपति का पद कार्यकाल निश्चित होता है, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जो है निश्चित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? तो अमेरिकी सीनेट में, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी बात करें तो ए, बी, डी ये सही हो जाएंगे, सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। ये सदन की समितियों को नियुक्त करते हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बाकी 3 राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। अनियमित हित समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 23 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क दिया गया है। पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची को सूची से मिलाने की बात करें, लेखक और अवधारणा मॉडल दिया गया है, इसे देख लेते हैं। रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा दिया गया था, तो इसमें अल्पतंत्र की लॉ नियम हो जाएगा। जेम्स बर्नम की बात करेंगे तो इसका शक्ति अभिजन का सिद्धांत से संबंधित है। सी राइट मिल्स की बात करेंगे तो इसका संप्रेषण मॉडल हो जाएगा। और अंतिम जो हेराल्ड लासवेल की बात करेंगे तो इसका प्रबंधकीय क्रांति से संबंधित हो जाएगा। इसका संप्रेषण, हेराल्ड लासवेल की बात करेंगे तो संप्रेषण मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे देख सकते हैं, रॉबर्ट मिचेल्स अल्पतंत्र की लॉ विधि, जेम्स बर्नम का प्रबंधकीय क्रांति, सी राइट मिल्स शक्ति अभिजन और हेराल्ड लासवेल की बात करेंगे तो संप्रेषण मॉडल।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विचारधारा को न तो विमोचक, न उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए? यह इनमें से कोई भी हो सकता है। तो एंड्रयू हेवुड के द्वारा यह कहा गया था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहे हैं, इसे देख लेते हैं। 1917, तो 1917 का संबंध जो है माओ के CPC की पहली कांग्रेस में भाग लिया था, तो दूसरे से संबंधित हो जाएगा। 1918 का संबंध जो है माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था, यानी पहला हो जाएगा। अगले की बात करें 1921, इसका आंसर माओ पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने थे। और अंतिम जो है 1934 जो हो जाएगा, माओ ने लियू शाओची से मुलाकात की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक संस्थाओं में विश्वास की क्षय के अर्थों में वैधिकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्य के औपीड़क उपकरण बनने के रूप में सामने आता है? निम्नलिखित में से किसने विकसित की? तो इसका आंसर हो जाएगा हैबरमास। आप इसे देख सकते हैं, यूगेन हैबरमास ने अपनी बहुचर्चित जो कृति है लेजिटिमेशन क्राइसिस 1975 पूंजीवादी तंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए वैधिकरण संकट शब्दावली विकसित की थी। उनके अनुसार आधुनिक पूंजीवादी राज्यतंत्र परस्पर विरोधी मांगों के बीच झूल रहा है। एक और राज्य से हस्तक्षेप की आशा की जाती है, दूसरी ओर उसे हस्तक्षेप रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसका परिणाम राज्य को औपीड़क उपकरण बनने के रूप में सामने आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का सेवन, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा बरागिरी वेंकटगिरी जो है 1969 से 1974, जाकिर हुसैन 1967 से 1969, आर वेंकटरमन 1987 से 92 और नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 क के खंड 4 में यथावर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत भाषा और साहित्य। आप देख सकते हैं इसको, आर्टिकल 51 ए के एफ के अनुसार प्रत्येक नागरिक हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट और फोर्थ, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और दूसरा हो जाएगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा। आप इसे देख सकते हैं कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनने की बात करें। 33 क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल फर्स्ट और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट को देख लेते हैं, संसद में विधायन के अध्याधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। और फोर्थ जो हो जाएगा इसका, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों को निर्देशित देने का विस्तारित होगी। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ए और सी, पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी क्षेत्राधिकार है। और सी की बात करें तो जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सेशन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से हैं। इसको देख सकते हैं, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन है। नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसको देख लेते हैं। 36 की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट और फोर्थ सही है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा का बटन दिया जाए। अगला हो जाएगा, यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से कम मत भी प्राप्त होते हैं तो भी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाए।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण दिए गए। भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है और नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या उन दोनों की सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की संरचना का सही ब्यौरा पूछ रहा है। तो कुल चुनाव, सामान्य चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो इसे देख लेते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले कुल चुनाव जो है 543, सामान्य चुनाव की बात करें 423, और अनुसूचित जाति की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे तो 79, और एसटी की बात करेंगे, सिविल ट्राइब्स की बात करें 41। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस देख सकते हैं आप लोग कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 545, और वर्तमान में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है। तो 1935 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कौन से सही उत्तर हैं चुनिए कह रहा है। ये सभी चारों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी राइट हैं। पहला जो है इसमें से रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात है। किसान संगठन और राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। शेतकारी संगठन का संबंध जो महाराष्ट्र से हो जाएगा। भारतीय किसान संघ की बात करेंगे, गुजरात से संबंधित। समता संगठन की बात करेंगे, ओडिशा। और किसान मजदूर संगठन जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बारे में। 14वीं लोकसभा चुनाव के परिणामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से सुमेलित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 54 सीटें और मतों का 23% हिस्सा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, करंट का क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा निम्नलिखित, क्योंकि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभी वर्तमान में अभी के करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित नहीं होता है। तो इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मेनर जो है पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम से संबंधित है। योगेंद्र यादव की बात करें थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम से संबंधित है। पॉल ब्रास की बात करेंगे डिसेंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी हैं वे असंगत, अप्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाई हैं। तो इसका आंसर हो जाए JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है। तो इसका आंसर दिया गया है ए और डी। यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, यानी सूचना का अधिकार अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था, और यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात रखती है, पक्षपात दिखाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रश्रयदाता नौकरशाही। प्रश्रयदाता नौकरशाही का विकास अमेरिका में हुआ था, जो दलीय हितों के प्रति पक्षपात रखती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, विकेंद्रीकृत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एल डी वाइट के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति। एल डी वाइट ने अपनी कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारणों में ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति को शामिल नहीं किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ कौन से नाम संबंध हैं। तो संगठन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। चेस्टर बर्नार्ड की बात करें, चेस्टर आई बर्नार्ड, JL मोरनो, और अंतिम हो जाएंगे AH मॉस्लो। थॉमस कार्लिन इससे संबंधित नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938, JL मोरेनो एवं AH मॉस्लो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे कथन दिए गए हैं। अभिकथन और तर्क दिया गया। नीति निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है। नीति निर्धारण में तर्क संगतता सम्मिलित है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रिक्सवादी एग्रेरिया मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए, बी, डी। सी इसमें नहीं है। कुल आधारित संगठन की बात करेंगे, सामुदायिक मूल्य की बात करेंगे और देवीय सत्ता स्रोत जो है तीनों राइट हो जाएंगे। आप इसे देख सकते हैं, प्रोफेसर रिक्स की रचना एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज की बात की थी, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण बताया गया है। इसमें भी विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है। विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक नए परिवेश में क्षेत्र कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभास का एक प्रकार है।
तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या इन दोनों की सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो उन्होंने कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ का सिद्धांत समर्थन नहीं किया था, बाकी आर्थिक मानव की अवधारणा, कार्यात्मक परफॉर्मेंशिप और औजारों का मानकीकरण, ये तीनों कही थी। उनकी बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ को की अपने प्रबंधन की सत्ता की स्वीकृति के बारे में एक अवधारणा विकसित की थी, इसकी पहचान कीजिए। तो इसकी पहचान जो उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार सत्ता का निर्धारण अधीनस्थों में निहित होता है, न कि उच्चाधिकारियों में, क्योंकि व्यक्ति 3 स्थितियों के अधीन निर्णय लेता है। बाकी आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, W.A. रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं किया था? तो इसका आंसर बी, साम्यवादी ने प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व रखा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैक्स वेबर और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के बीच किसके संदर्भ में समानता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी। इसको देख लेते हैं। उन्होंने अपने पर्यावरणीय प्रयासों में प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप से अपरंपरागत होता है लेकिन किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और सी के द्वारा। प्रबंधन द्वारा साक्ष्य देना कि उसकी कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तव में रुचि है। और अगला हो जाएगा, मुखिया को बतलाए गए विचारों और समस्याओं पर कदम उठाना चाहिए। आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रायश्चित्ता सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रायश्चित्ता का सिद्धांत A.G. फ्रैंक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं एवं विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों से प्रायश्चित्ता की स्थिति बनाए रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल और कार्यकालों से संबंधित क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। कोफी अन्नान की बात करें तो 1997 से 2006 तक उन्होंने कार्य किया था। बुतरस घाली की बात करेंगे 1992 से 1996, और जेबियर पेरेज दो कुल्लार की बात करें 1982 से 1991, और कुर्त वाल्दहिम की बात करेंगे तो 1972 से 1981। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का शांति स्थापना अभियान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची एक लेखक और विचार दिए गए, इसे मिलाने की बात कर रहा है। इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा प्रायश्चित्ता का सिद्धांत दिया गया था। वॉन न्यूमैन के द्वारा खेल सिद्धांत, मॉर्गेनथाउ के द्वारा यथार्थवादी विचारधारक है, और फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का एंड ऑफ हिस्ट्री इन्होंने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण दिया गया है। अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकारों को समर्थन दिया, समय समय पर सैनिक व्यवस्थाओं को भी अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया। तो इसका आंसर भी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रायश्चित्ता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर 62 की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल सी इसमें सही नहीं है। आप देख सकते हैं, प्रायश्चित्ता के सिद्धांत के व्याख्याकार A.G. फ्रैंक और वॉलस्टीन के अनुसार औद्योगिकरण लोकतंत्रीकरण के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था में न्याय संगतता का मार्ग न प्रशस्त कर शोषण का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव का किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको एचेसन प्लान के नाम से जाना जाता है। इसे आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी शक्तियों के वीटो के कारण शांति स्थापना में समस्या उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था। इस एचेसन प्लान के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शक्ति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का एक सिद्धांत है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एरिस एल क्वाड जू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शक्ति के प्रबंधन का साधन यानी डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर जो है शस्त्र नियंत्रण हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई थी? तो वेस्टफेलिया संधि के द्वारा, यानी कि 1648 ईस्वी में संपन्न वेस्टफेलिया संधि के द्वारा ही यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली पहली बार अस्तित्व में आई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसे देख सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और फोर्थ जो है, तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इस परिषद में कुल 54 सदस्य हैं, राइट हो जाएगा। यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र एवं अनेक तैयारी बैठकें और पैनल चर्चा आयोजित करती है। इस परिषद में मतदान असाधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक सदस्य एक मत होता है। सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अनुच्छेद 61 से 72 तक इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कैरन ए मिक्स्ड
के अनुसार प्रथम पीढ़ी में के शांति स्थापना अभियानों का सर्वाधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अमेरिकी बलों को भी शांति स्थापना अभियानों में रखा जाना चाहिए। ये इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी शब्द, देखिए सूची को सूची से मिलाने की बात करा, शब्दावली विषय वस्तु से संबंधित है, इसको देख लें। 69 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए का तीसरा हो जाएगा। पहला क्या है, निवारक राजनीति की बात करें, निवारक राजनीति में तीसरा इसका आंसर होगा। इसमें विश्वास निर्माण उपाय, तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों की निवारक तैनाती शामिल है। अगले की बात करेंगे, इसका फोर्थ हो जाएगा दूसरे का। दूसरा क्या है, शांति निर्माण में यह अंततः शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से शत्रु पक्षों को सहमत कराने के लिए किया जाता है। तो अगले की बात करेंगे, बाकी सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी वाला क्या है, शांति स्थापना, फिर सी वाला फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। और अगले की बात करेंगे, अंतिम जो है इसका उत्तर संघर्ष शांति निर्माण का जो है इसका सेकेंड हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें हिंसा को आगे भड़काने से रोकने और शांति को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचागत सुविधाओं को विकास शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है। गुटनिरपेक्ष नीति शीत युद्ध के काल में अधिक प्रासंगिक थी। गुटनिरपेक्ष देश नरवंशीय और धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कितने एशियाई देश G20 के सदस्य हैं? तो 71 की बात करें तो इसका सी आंसर हो जाएगा। G20 में 7 एशियाई देश हैं, भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी और अंतिम जो है रूस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अमर्त्य सेन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन में व्यवस्थित करने की बात करा, इसे देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। सबसे पहले डी आएगा, चॉइस, वेलफेयर और एंड मेजरमेंट की बात की थी उन्होंने। सेकंड, इनइक्वलिटी, री एग्जाइनमेंट की बात की थी। और सी, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम की बात की थी। और अंतिम, आइडिया ऑफ जस्टिस की बात की गई थी। आप इनकी डेट देख सकते हैं, 1982 फर्स्ट पहला जो है चॉइस, वेलफेयर ऑफ मेजरमेंट की बात की थी। इनइक्वलिटी, रीएग्जाइनमेंट की बात उन्होंने 1992 में की थी। डेवलपमेंट ऑफ एज फ्रीडम की बात 1999 में की थी। और आइडिया ऑफ जस्टिस की बात 2009 में अंतिम बुक ये लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 70 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, लेखक और पुस्तकें दी गई हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, पहले का। R.M. जेनकिंस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था रीजनल रिफ्लेक्शन कंपेयरिंग पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडियाज स्टेट्स। नेक्स्ट है इनका मैरन बीनर के द्वारा जो लिखी गई थी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखी गई थी। और क्रिस्टोफर जेफर लोड के द्वारा जो पुस्तक लिखी थी इंडिया साइलेंट रिवोल्यूशन, द राइज ऑफ द लो कॉस्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। और पॉल आर ब्रास के द्वारा जो अंतिम पुस्तक लिखी गई है दूसरी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। आप इसे अच्छे से एक बार देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 से सूची 2 से मिलाने की बात करा, पुस्तकें और फिर लेखक दिए गए हैं। इसे देख लें, द आर्ट ऑफ जजमेंट, द स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग जो है सर जियोफ्री विकर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी जो है थॉमस आर डाई के द्वारा। द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन की बात हर्बर्ट साइमन के द्वारा की गई थी। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात क्रिस और गिरिस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार। आप इसे देख सकते हैं, मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में उत्पीड़न और दासता से मुक्ति के अधिकार को नहीं शामिल किया गया। इसमें वर्तमान विश्व की मुख्य चुनौतियां शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि को शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।